और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब चंगे हो गए। बीटीएच की एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। भाई, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो पहले वो देख कर आओ, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शाओयान ने उस अर्थ स्कॉर्पियन और उसके भाई को ठिकाने लगाया था, और तो और उसे वहां से एक कमाल का स्क्रोल भी मिला था जो किंग कैंग ग्लास बॉडी का था। शाओयान खुद भी हैरान था कि उसे ऐसी तगड़ी चीज मिल गई। फिर रात में शाओयान और मास्टर याओ ने उस मैप के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। तभी शाओयान ने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया और अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल उस मैप पर किया, और बस छुपे हुए अक्षर सामने आ गए। पता चला कि जब आसमान में 9 स्टार्स के साथ 2 खास चांद दिखते हैं तो वो एक बहुत ही रेयर नजारा होता है जो हर 1000 साल में एक बार होता है। ये सुनते ही शाओयान का तो मुंह ही उतर गया। बोला, अरे यार, फिर तो अपना कोई चांस नहीं है। लेकिन मास्टर याओ ने उसे समझाया कि बेटा टेंशन मत ले, पिछली बार ये हुए 997 साल हो गए हैं, मतलब सिर्फ 3 साल बाद ये नजारा फिर से दिखेगा। और जब भी ऐसा होता है तो प्योर लोटस डीमन फायर दुनिया में आती है। शाओयान जैसे ही मैप को छूने वाला था, उसके दिमाग में प्योर लोटस डीमन सेंट की एक रोशनी चमकी। अब मास्टर याओ के कहने पर शाओयान का अगला मिशन फॉरबिडन एरिया में था, ताकि वो बर्ड सीड लेकर 3 साल में डाओजांग लेवल तक पहुंच सके। इसके बाद शाओयान एक तगड़ी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग वहां खिंचे चले आए थे। तो आज का एपिसोड शुरू होता है शाओयान के साथ, और भाई क्या पावरफुल एनर्जी निकल रही थी उससे। सब लोग देखकर एकदम दंग रह गए। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे मास्टर याओ और बाकी लोगों ने मिलकर संभाला। फिर हमें शाओयान की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बॉडी दिखती है, जो गजब की एनर्जी छोड़ रही थी। मास्टर याओ तो एकदम इम्प्रेस हो गए और बोले, वाह बेटे, मान गए तुमको। उनकी नजर उस गोरिल्ला ग्लास बॉडी पर गई, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही थी। उसे देखकर मास्टर याओ ने कहा कि ये बॉडी तो सच में बहुत ही तगड़ी और अनोखी है। अब शाओयान उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, पर जैसे जैसे वो कोशिश कर रहा था, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और फिर शाओयान जोर से चीखा, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। अगले ही पल वो गोरिल्ला ग्लास बॉडी गायब हो गई। ये देखकर मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा और बाकी सब फौरन शाओयान के पास भागे, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शाओयान खड़े होते हुए बोला, मैं इस बॉडी को बस 7 मीटर तक ही बना पाया, जबकि ये 9 फुट तक जा सकती है। ये सुनकर मास्टर याओ ने कहा, अरे चिंता मत कर, अभी तो शुरुआत है, सफर बहुत लंबा है। ये सब छोड़, तू बता तुझे कैसा लग रहा है। इस पर शाओयान बोला, मास्टर, इतनी छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ नहीं होता। बचपन से ही मेरी बॉडी बहुत अलग है, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, अगर किसी आम इंसान की बॉडी होती तो वो पक्का मारा जाता। ये सुनकर मास्टर याओ कहने लगे, तेरी अभी की हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुझे इसे और करना चाहिए। अगर तुझे इस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बॉडी को उसकी पीक पर पहुंचाना है तो तेरे पास कुछ और भी होना चाहिए। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए। मास्टर याओ ने फिर कहा, खैर वो बात की बात है, अभी मैं तुझे कुछ बताने वाला हूँ। याद है हमने उस बोधी ट्री के बारे में सुना था? मैंने पता लगाया है और वो सारी बातें सच निकली हैं। ये सुनकर शाओयान फट से बोला, तो फिर निकलना कब है? मास्टर याओ ने जवाब दिया, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। हमसे पहले ही बहुत से लोग उस फॉरबिडन एरिया के लिए निकल चुके हैं, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। इस पर शाओयान बोला, ठीक है, फिर अभी निकलते हैं। क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयान के बाकी दोस्त भी कहने लगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन मास्टर याओ ने दायान हुआ से कहा कि तुम यहीं मेरे साथ रुको, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो भी मान गया। फिर मास्टर याओ ने शाओयान को एक टोकन देते हुए समझाया, एक बात याद रखना, अगर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करना, फौरन मुझे याद करना और इसका इस्तेमाल करना, मैं वहां आ जाऊंगा। शाओयान मान गया। मास्टर ने आगे चेतावनी दी, बूदी ट्री का लालच बहुत बड़ा है, सुबेरा रेस वाले भी इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो सावधान रहना, क्योंकि उनके होते हुए उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। याद रखना, इसका इस्तेमाल करना है। पर शाओयान ने कहा, मास्टर फिक्र मत करो, मैं समझ गया। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग उसी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि अगर सुनी हुई बात सच निकली तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। दूसरा बंदा बोला, जो पहले पहुंचेगा वही पाएगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? रास्ते में आए तो जान से मार दूंगा। इन लोगों को देखकर क्वीन मेड्यूसा बोली, ये लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि आगे कितने बड़े खतरे हैं। तभी शाओयान वहां आ गया और मेड्यूसा से बोला, अगर इन्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मरने दो। मैंने पता किया है कि इनमें से कुछ लोग काफी स्ट्रांग हैं और अक्सर ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं, तो हमें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? शाओयान बोला, फिलहाल चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और फिर वो सब निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सी लाशें मिली और जल्द ही वो एक जहरीले बैरियर वाले इलाके में पहुंच गए, जहां चारों तरफ लाल रंग की गैस फैली हुई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने फौरन अपनी पोटली से कुछ गोलियां निकालकर सबको दी और कहा, ये लो, ये तुम्हें इस जहर से बचाएगी। तभी शाओयान की नजर एक बंदे पर पड़ी जो डाओजंग लेवल का था। वो हैरान होकर बोला, एक डाओजंग लेवल का बंदा भी इस जहर के आगे नहीं टिक पाया।
नॉर्मली तो ये लोग अपनी दाऊची की पावर से खुद को कवर कर लेते हैं, जिससे जहर असर नहीं करता। तो ये कैसे हुआ? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस जहर के कुछ सैंपल हाथ में लिए और जांचने लगी। उसने पाया कि उस लाल धुंध में जेलीफिश जैसे बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं। उसे देखते ही वो बोली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो जमीन पर उतरकर उसे और अच्छे से चेक करने लगी। शाओयान ने पूछा, क्या हुआ? लिटिल फेरी डॉक्टर ने बताया, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जहर बहुत अलग है। फिर उसने अपने जहर से उस जगह पर हमला किया और वो जगह थोड़ी जल गई। ये देखकर शाओयान समझ गया कि ये कोई जहरीली गैस नहीं बल्कि जहरीले कीड़े हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर ने बताया कि इनकी गिनती बहुत ज्यादा है और ये बहुत छोटे हैं। एक सांस में ही लाखों कीड़े इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। जैसे जैसे लोग सांस लेते हैं, ये अंदर फैलते जाते हैं और अंदर से हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सच में बहुत खतरनाक है। ये सुनकर सब चौंक गए। लिटिल फेरी डॉक्टर ने आगे कहा, मेरी बॉडी में भी ये गए हैं, पर मेरा अंदर का जहर इन्हें मार रहा है। पर मुझे लगता है कि तुम लोगों की बॉडी में ये अब तक घुसकर डबल भी हो गए होंगे। ये सुनते ही शाओयान ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की और बोला, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके अपने अंदर के सारे कीड़ों को जलाकर राख कर दिया। फिर उसने क्वीन मेड्यूसा और किंगलिन के पास जाकर उनके अंदर के कीड़ों को भी साफ कर दिया। इसके बाद उसने अपनी फ्लेम से एक बड़ा सा बवंडर बनाया और आसपास की धुंध में मौजूद सारे कीड़ों को खत्म कर दिया। फिर वो उनके पास आकर बोला, तुम सब मेरे पास ही रहना, और उसने आग का एक सुरक्षा घेरा भी बना दिया। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पता नहीं क्यों पर ये जहरीले कीड़े आग के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके आसपास से लाल धुंध भी दूर हट गई थी, जिससे साफ था कि ये कीड़े वाकई आग से डरते हैं। शाओयान ने बताया, ज्यादातर जहरीले जीव ठंडे होते हैं और आग हमेशा उनके खिलाफ काम करती है। उसके बाद वे लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले सभी जहरीले कीड़ों को मारकर उनसे एनर्जी क्रिस्टल लेते गए। तभी शाओयान को एक बहुत ही ताकतवर जीव की आवाज सुनाई दी। वो बोला, लगता है हम मांग माउंटेन के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। फिर शाओयान ने बैरियर हटाकर बोधी ट्री का बीज बाहर निकाला और उसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करने लगा। तभी वो बोला, मुझे लगता है हम असली बोधी ट्री से अभी भी बहुत दूर हैं, इसीलिए ये उससे कनेक्ट नहीं कर रहा और हमें सही लोकेशन नहीं मिल रही। पर जैसा कि बॉस जी ने बताया था, हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी किसी के चीखने की जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। शाओयान बोला, चलो जाकर देखते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग भाग रहे थे और एक बंदा उनके पीछे पड़ा था, चिल्ला रहा था, भागकर कहाँ जाओगे, मुझसे नहीं बच सकते। तभी हमारी नजर यूनन पर पड़ी, जो काफी समय बाद दिखी थी। वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग रही थी। उन पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन वे किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर यूनन ने अपने लोगों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो और मेरा मैसेज जल्द से जल्द पहुंचा दो, मैं इसे तब तक रोकती हूँ। और हमने देखा कि यूनन के पीछे हुआलियांग जिन पड़ा हुआ था। उसने सीधा यूनन पर हमला कर दिया, पर यूनन ने जैसे तैसे उसे रोक लिया। लेकिन उसका असली निशाना यूनन के साथ ही थे। वे लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआलियांग जिन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। जल्दी ही तनलिंग सेक्ट वालों ने फ्लावर सेक्ट के लोगों को घेर लिया और उनमें से एक को पकड़ भी लिया। ये देखकर यूनन बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब हम दुश्मन से लड़ रहे थे, तुमने मौके का फायदा उठाकर हम पर पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से मेरे फ्लावर सेक्ट के बहुत से लोग मारे गए। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, उम्मीद है जो लोग यहाँ से बच निकले हैं वे जल्द से मदद लेकर आएंगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी हुआलियांग जिन वहां आ गया। उसके हाथ में उसके एक साथी का कपड़ा का टुकड़ा था। उसे सूंघते हुए वो बोला, यूनन, तुम सोच भी सकती हो कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी साथी यहाँ से बच सकता है? वैसे मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। अब पकड़े गए तो इसमें मेरी क्या गलती? फिर उसने वो कपड़ा यूनन की तरफ फेंकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बोलो। ये देखकर यूनन चिल्लाई, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, वो कहाँ है? इस पर हुआंग जिन बड़े घटिया तरीके से बोला, तुम्हें पता है ना मेरे तनलिंग सेक्ट में कितने लोग हैं, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी पास खड़ा एक बंदा बोला, सब बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। फिर उसने अपने लोगों से कहा, यूनन और इसकी इस शिष्या को छोड़कर बाकी जितनी भी लड़कियां हैं सब तुम्हारी हुई। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, शुरू हो जाओ। ये सुनकर वो सारे ठरकी हंसने लगे और उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। बेचारी लड़कियां डर गईं। तभी यूनन ने याजी से कहा, मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम लोग मौका देखकर यहाँ से निकल जाना। याजी ने पूछा, पर आपका क्या? यूनन बोली, मैं सेक्ट लीडर हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। अगर मैं मरूंगी तो इन्हें साथ लेकर मरूंगी। फिर उसने हुआंग और यान रैन को आदेश दिया, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं रहूंगी। पर याजी और बाकी सब ने कहा, हम अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और सब ने अपनी तलवारें निकालकर लड़ने की तैयारी कर ली। ये देखकर हुआलियांग जिन बोला, यार ये लोग कितने बड़े बड़े बोल रहे हैं, तुम लोग जानते हो कि यहाँ टिक नहीं सकते, तो फिर लड़ना ही क्यों है? तभी यूनन ने भी अपनी पावर एक्टिवेट की और कहा, तुम्हारा सामना मुझसे है तो मुझ पर ध्यान दो।
और उसने अपनी तलवार घुमाकर उस पर हमला कर दिया, जिससे पीछे स्पेस में एक दरार आ गई। लेकिन हुआंग जिंग उस हमले से बच गया। अगले ही पल यूनन ने फिर से हमला किया। इस बार हुआंग ने अपनी तलवार से हमला रोका और कहा, देखो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ये कहकर उसने पीछे से एक जोरदार पाम अटैक कर दिया। यूनन ने भी फौरन अपने पाम अटैक से जवाब दिया और दोनों के हमले टकराकर खत्म हो गए। तभी यूनन की एक शिष्या बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ी, जिससे यूनन का ध्यान भटक गया। इसी मौके पर हुंगजुन ने हमला करते हुए कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो अब मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। उसका हमला सीधा यूनन को लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसने वापस लड़ने की कोशिश की पर हुआलियांग जिन ने उसकी हालत खराब कर दी। यूनन बहुत घायल हो चुकी थी और एक एक करके उसकी सारी शिष्याएं भी पकड़ी गईं। हुआलियांग जिन उसके पास आकर बोला, तुम्हारे अंदर ये जो लड़ने का जज्बा है ना, उसे देखकर ही मेरे अंदर खुजली होती है कि अभी के अभी तुम्हें जान से मार दूं। तभी दूसरा बंदा एक लड़की को गिराकर बोला, चलो अब इसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुशी खुशी इस सुंदरी को अपनाऊंगा। सब लोग हंसने लगे और हुआंग जिन भी बोला, ठीक है इसे तुम रख लो। उस घटिया इंसान को अपने करीब आता देख यूनन फौरन बोली, मुझे पाना इतना आसान नहीं है, और उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। ये देखकर हुआलियांग जिन बोला, हमारे होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। तभी वो दूसरा बंदा बोला, मास्टर यूनन इतनी उतावली मत हो, अगर तुमने खुद को खत्म कर लिया तो जो ट्रेनिंग मेथड्स में तुम पर इस्तेमाल करने वाला था वो सब तुम्हारी शिष्याओं पर इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही उसने यूनन को शांत कर दिया और यूनन भी ये सोचकर रुक गई। उसने अपनी शिष्याओं की तरफ देखा जो उसी को देख रही थी। वो समझ गई कि उसे उनके लिए खुद को कुर्बान करना होगा। यूनन की आंखों में आंसू थे पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। तभी अचानक एक तेज एनर्जी का झोंका आया और सब दूसरी तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि शाओयान की क्रॉनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी उनके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर यूनन ने फौरन हुआलियांग जिंग के बहुत ही गलत जगह पर लात मार दी, जिससे वो बेचारा वहीं जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से कर्राहने लगा। बाकी सब भी उस विशाल बॉडी को देखकर हैरान थे। तभी हुलॉन्गजन यूनन को गालियां देने लगा। इतने में ही शाओयान ने घूमकर एक जोरदार थप्पड़ हुआलियांग जिन के मुंह पर मारा, जिससे वो जमीन में धंस गया। फिर शाओयान बोला, तुम टियान मिंजू के पालतू कभी नहीं सुधरोगे है ना? शर्म भी नहीं आती, इतनी बार हार चुके हो फिर भी हर बार मुंह उठाकर आ जाते हो। ये सुनते ही सामने वाला बंदा बोला, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की? अब तुमने ये गलती कर ही दी है तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये कहकर उसने अपनी एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सब लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन शाओयान एकदम चिल खड़ा था। अगले ही पल उस बंदे ने ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा करके अपना मिंगो ड्रैगन फिस्ट अटैक तैयार किया। सब लोग हैरान थे। उसने अपना ड्रैगन फिस्ट सीधा शाओयान की तरफ छोड़ दिया। पीछे एक पोर्टल से एक बड़ा सा ड्रैगन तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ने लगा, पर शाओयान का गोरिल्ला ग्लास शांत खड़ा था और बस अपने हाथ हिला रहा था। जैसे ही वो बंदा करीब आया, शाओयान ने अपना हाथ सीधा उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे उसका मिंगो ड्रैगन फिस्ट अटैक पूरी तरह से नष्ट हो गया और वो बंदा कई चट्टानों को तोड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरा। सब हैरान थे कि आखिर सेकंड्स में हुआ क्या, उनके लीडर की ये हालत किसने की और ये बंदा है कौन? तभी मास्टर फू भी वहां आ गया। उसके चेले कहने लगे, ये कौन है जिसने एक ही पंच में मास्टर फू को रोक दिया? मास्टर फू को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, सब मिलकर इस मॉन्स्टर को मार डालो। पर शाओयान की ताकत का नजारा वे देख चुके थे और उस एक पंच ने उनकी सारी हैकड़ी निकाल दी थी, इसलिए वे सब वहां से 9-2-11 होने लगे। ये देखकर मास्टर फू चिल्लाया, तुम लोग एक बार मेरे हाथ लग जाओ, अपने मास्टर को अकेला छोड़कर भाग रहे हो, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। कान खोलकर सुन लो, कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खुद भी हैरान था कि जिन साथियों के दम पर वो उछल रहा था वे सब उसे अकेला छोड़कर भाग गए। वो उन पर चिल्ला ही रहा था कि तभी शाओयान ने अपनी चाल चली। जैसे ही मास्टर फाई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो विशाल फिगर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा और अगले ही पल शाओयान ने अपने दोनों विशाल हाथों से उसे पूरी तरह मसल दिया। इस हमले से एक जोरदार झटका लगा जिसे दूर दूर तक महसूस किया जा सकता था। इसी के साथ शाओयान की क्रॉनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी ने अपनी आंखें खोली और सामने यूनन और बाकी सबको पाया। वे लोग भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे थे और हैरानी से उस विशाल फिगर को देख रहे थे। तभी यूनन उस विशाल क्रॉनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी के पास आई और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोली, आज अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी उस बॉडी के पीछे से क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिंग बाहर आए। उन्हें देखकर यूनन बोली, तुम तो क्वीन मेड्यूसा हो ना? जैसे ही मेड्यूसा ने यूनन को देखा, उसने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा यूनन, और वो शाओयान की क्रॉनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी को घूरने लगी।
तभी यूनन को कुछ एहसास हुआ और वो बोली, शाओयान, क्या ये तुम हो? तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।